हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन हब। आज हमारे केमिस्ट्री का सेकेंड एपिसोड चल रहा है जिसमें हम लोग पहला लेक्चर देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का। आलो में मुझे मैंने बोला था थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करना है, बट मैं पहले फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ सॉलिड स्टेट बिकॉज ऐसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या है, अभी थर्मोडायनामिक्स में आपको थोड़ा और बेसिक जाना पड़ेगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। वो चीज़ें मैं वहाँ बताऊँगा क्योंकि दो लेक्चर डायरेक्ट बेसिक बेसिक हो जाएंगे। तो अभी जितना मैंने बेसिक पढ़ाया था तो उतना इस चैप्टर में हो जाएगा। ठीक है, उतने से काम चल जाएगा इस चैप्टर में, और जो बेसिक्स लगेंगे चैप्टर में हम वो बताते रहेंगे। ठीक है, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वापस से देख लो। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 1। भाई मैंने मैटर बताया था तुम लोग को, मैटर क्या होता है ना। तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका मास हो, तो क्या होता है मैटर। ठीक है, कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका खुद का कुछ ना कुछ मास हो उसे बोलते क्या, मैटर। अब मैटर के कुछ स्टेट्स भी होते हैं जो कि आपको मालूम भी होंगे, सॉलिड लिक्विड ये सबको मालूम होता है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई मैटर के कुछ स्टेट्स होते हैं, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, और भी दो होते हैं पर आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें से एक आता है प्लाज्मा और एक और होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखो 5 प्रकार हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जहां पर दो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है भाई, नॉट इन सिलेबस, तो इनकी तो टेंशन ही नहीं है, नॉट इन सिलेबस। पर गैस, गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर था आपके क्लास 11th में, याद है? स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 10 था शायद से। तो क्लास 11th में ये आप लोगों ने पढ़ लिया, उसका नाम बस स्टेट्स ऑफ मैटर था, पर उसमें पढ़ना आपको ज्यादातर गैस के बारे में था। तो ये आप लोगों ने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ लिया। लिक्विड, लिक्विड आप लोग क्लास 12th में ही पढ़ोगे, बट फिजिक्स के अंदर, क्लास 12th फिजिक्स। वो भी कौन से चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ना। सॉलिड, अब भाई ये है हमारे केमिस्ट्री सिलेबस में, वो भी क्लास 12th। क्लास 12th की किस में है, केमिस्ट्री के अंदर। भाई चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है सॉलिड स्टेट, तो अपने सिलेबस में तो यही होगा। ठीक है, तो मैंने आपको मैटर के टाइप्स बताए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और फिर मैंने बोला कि इसमें से कौन सा आपके सिलेबस में है, कौन सा आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, यहाँ तक लिखिए, ऐसे लिखना क्या ही, मैं आगे कर लेता हूँ। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी जो 3 स्टेट्स थे उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जी फॉर गैस। अब देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स मालूम होगा ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स जो उनको रोक के रखी है, उसको क्या बोलते थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा अच्छे से बॉन्डेड रहते हैं? सॉलिड। इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसमें होगा? ये सॉलिड में। और भाई गैस में तो एकदम वीकली बॉन्डेड रहता है, तो वहां पे वीकली बॉन्डेड है यानी वहां पे फोर्स कम है। फोर्स कम है यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर की जगह में क्या लिखूंगा? यहाँ पे मतलब सॉलिड में स्ट्रॉन्गर आया, सॉलिड के कंपेयर में ये क्या है? वीकर है। ये क्या है? वीकर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके अंदर क्या होता है? वीकर, और इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड ना तो स्ट्रॉन्गर होगा ना तो वीकर होगा, ये इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट। ठीक ना। अब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, देखो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? नाम में ही छुपा है यार। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो रहता था उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला आपने, तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होगी उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ओके, तो कम किस में होगा? भाई फोर्स अगर ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा है तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली कम होने वाला है ना। कृष्ण मूवी देखे हो? कृष्ण मूवी में देखो टग ऑफ वार खेल रहे थे, जब खींच रहे थे, कृष्ण सबको अपनी तरफ खींच लिया। पहले वो लोग दूर थे, खींचने के बाद पास आ गए, यानी फोर्स ज्यादा लगता है तो दूरी कम हो जाती है। तो फोर्स सबसे ज्यादा किस में है? सॉलिड में, यानी दूरी भी सबसे ज्यादा कम किस में होगी? सॉलिड में। तो यहाँ पर शॉर्टर आएगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। भाई गैस में सबसे कम फोर्स लगता है, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो यहाँ पर शॉर्टर की जगह क्या आएगा? लॉन्गर। क्या आ जाएगा? लॉन्गर। और ये क्या होता है? ये इंटरमीडिएट होता है हमेशा। लिक्विड हमेशा इंटरमीडिएट था, है और रहेगा, है ना? इंटरमीडिएट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेप। शेप किसका डेफिनेट होता है? देखो ये था पहला, ये था दूसरा, अब आ रहा है तीसरा अपना शेप। शेप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शेप किसका डेफिनेट होता है? भाई तुम सबको मालूम है सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है। सॉलिड का शेप फिक्स रहता है ना, तो ये क्या होता है? डेफिनेट। लिक्विड का शेप क्या होता है? इनडेफिनेट। भाई तुमने अभी पतीले में पानी लिया है और फिर उस पतीले के पानी को तुम बॉटल में डाल दो, तो पानी बॉटल के शेप का हो जाएगा, पहले पतीले के शेप का था। तो इसका मतलब लिक्विड का शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। सिमिलरली गैस, भाई गैस को जितनी जरूरत होगी वो उतनी खेलता है। एग्जांपल, क्लास में कभी कोई गैस छोड़ा होगा, है ना? कोई गैस छोड़ा होगा तो वो गैस पूरी क्लास में फैल जाती थी, मतलब गैस जितनी जगह पाएगी वो उतनी जगह घेरेगी, उसका तो शेप फिक्स ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट। ये क्या होगा? इनडेफिनेट। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका डेफिनेट है? ये थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस की, फिर आपका मेन चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम देखो किसका डेफिनेट होता है? वॉल्यूम का तो 100% डेफिनेट करता है, ये डेफिनेट होता है। लिक्विड की बात करते हैं। भाई मिल्क भी एक तरीके से लिक्विड है। कभी दूध लेने गए होंगे और आपने 2 लीटर दूध दिया, तो घर पे आते तो भी वो 2 ही लीटर रहता है, 1 लीटर नहीं हो जाता, 1.5 लीटर नहीं हो जाता, यानी उसका वॉल्यूम 2 लीटर पहले था, अब ये भी 2 ही लीटर है। तो इसका मतलब जो लिक्विड है उसका भी वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। क्या होता है? डेफिनेट।
उसके बाद गैस के बारे में बात करें तो गैस का मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो जितना जगह पाएगा वो उतनी जगह घेरेगा। तो गैस का भी वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट। हो गया। इतनी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, नोट कर लो, यानी स्क्रीनशॉट ले लो। जो कामचोर है वो स्क्रीनशॉट लेंगे, जो मेहनती है वो नोट कर लो। ओके, अभी तक तो लिख लिए होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कितने होते हैं, दो प्रकार के सॉलिड्स होने वाले हैं। और यस, यहीं पे लिखवा देता हूँ, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है क्रिस्टलाइन, दूसरे का नाम है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके बाद दूसरा टाइप आता है अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स। बात आते हैं इनके बीच के थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पार्टिकल्स मतलब बताया है ना, जो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो एक और चीज होता है आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। आयन मालूम ही होगा, केटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज होता है तो केटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो एनायन बोलते हैं। तो हम लोग कलेक्टिवली उनको पार्टिकल्स ही बोलेंगे। मैं एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस ऐसे अलग अलग शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, उनको पार्टिकल्स ही बोलूंगा। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, इन दीज सॉलिड्स regular arrangement of regular arrangement of particles takes place, particles takes place। ऐसे सॉलिड्स के अंदर जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। रेगुलर मतलब क्या और इररेगुलर मतलब क्या ना। पेज नंबर 2 ओपन करो, उसमें राइट साइड में हरे कलर का बॉक्स बनाओ, उसमें आपको दिख जाएगा जिसमें ए वाला डायग्राम जो है वो रेगुलर है और बी वाला इररेगुलर है। जैसे अभी मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं, मतलब ये पैटर्न फिक्स है क्या, रेगुलर ही बना रहा हूं ना, है कि नहीं। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना होगा मुझसे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी ये रेगुलर अरेंजमेंट है। यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट है या नहीं है, नहीं। यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है क्या, कोई पैटर्न बता पाएगा क्या। यहाँ पर आप लोग आगे का डिसाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आगे बन जाएगा, फिर आगे बन जाएगा, फिर यहाँ पर ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, यहाँ पर नीचे बनेगा, ऐसे बनता रहेगा। यहाँ का पैटर्न आप आगे का डिसाइड कर पा रहे हो, यहाँ का नहीं। ये रेगुलर पैटर्न है, ये इररेगुलर पैटर्न है। यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट दिखता है पार्टिकल्स का, यहाँ पे इररेगुलर। तो देखो डेफिनेशन आपको यही वाली याद रखना, सॉरी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको यही वाला याद रखना है। बाकी आप लोग से यहाँ पर अपने आप बना लो, बस रेगुलर को हटा के क्या लिखना है, इररेगुलर। तो इन दीज सॉलिड्स, इन दीज सॉलिड्स irregular arrangement of irregular arrangement of arrangement of
particles takes place, irregular arrangement of particles takes place। यहां पे जो पार्टिकल्स है उनका कैसा अरेंजमेंट होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, देखो वही सेंटेंस है, बस रेगुलर को हटा के मैंने क्या लिख दिया है, इररेगुलर। ठीक है, छाप लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट यहां पर दिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है ना वो फिक्स है। फिक्स कहने का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड है, उसका मैं मेल्टिंग पॉइंट बोल दूं 212 डिग्री सेल्सियस बोल दिया मैंने। ठीक, तो मैंने ये फिक्स करके बोला ना, मैंने बोला क्या कि 210 से 220 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं बोला, मैंने फिक्स करके बताया, तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। वही अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करूं तो इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, इनके पास रेंज में होती है। जैसे अगर कोई सॉलिड होगा तो उसका बनेगा कि 210 से 230 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ऐसे रेंज में बताता है। देखो कोई फिक्स बताया क्या नहीं, तो ये रेंज बताता है। और जब मैं अभी आपको रेगुलर और इररेगुलर बता रहा था तब मैंने आपको वहां पे बताया ना कि वहां पर पैटर्न रिपीट हो रहा था, और वो पैटर्न लंबे समय के लिए रिपीट होगा, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोला गया है दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन नेचर। मतलब कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। वही क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है, सॉरी अमॉर्फस में ऐसा नहीं। अमॉर्फस में लंबे समय तक वो ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और नाम पड़ गया मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है नेचर में। ओके, छापो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। ओके, तो 3 पॉइंट हो चुके हैं, मैं चौथे पॉइंट पे आ रहा हूँ। अच्छा, 5वें पॉइंट के लिए ना आप लोग थोड़ा जगह छोड़ोगे, क्योंकि एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मैं पहले डेफिनेशन करवाऊंगा, उसके बाद उसको डिस्टिंग्विश बिटवीन में लिखवाऊंगा। ओके, तो चौथा पॉइंट आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये चौथा पॉइंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को और क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। अब अमॉर्फस सॉलिड की बात करूं तो इनको, अच्छा हमारे केमिस्ट्री साइंस में ट्रू की जगह क्या लिखते हैं, स्यूडो ना, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स। एक और नाम है इनका, सुपर कूल्ड लिक्विड। दूसरा नाम क्या है इसका, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, 5वें पॉइंट के लिए आपको जगह छोड़नी है। कितनी जगह छोड़ोगे, 2 लाइन छोड़ो, कितना, 2 लाइन। मैं 6वां पॉइंट डायरेक्ट लिखा रहा हूं, एग्जाम्पल देखो इसका। सॉलिड का एक एग्जांपल जैसे आइस हो गया अपना, आइस, सॉल्ट्स जैसे कि NaCl हो गया, और क्या कहते हैं, डायमंड ले लो, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक्सेट्रा लिख देते हैं, एंड ऑफ थिंकिंग कैसे। अरे हाँ, मेटल्स भी ले सकते हैं आप लोग, मेटल्स जैसे कि सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में ग्लास आ गया, रबर आ गया, प्लास्टिक आ गया, तार आ गया, एक्सेट्रा डाल दो, क्या डाल दो, एक्सेट्रा। ठीक है, जितने लिखा हो उतने याद कर लो, काफी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है,
अब अगली जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा अभी बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।